हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की एडिशनल एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने एडिशनल एक्सरसाइज के पहले के सारे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर रखे हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए। उसमें मैंने न्यूमेरिकल नंबर 3.1 से लेके 3.13 तक के सारे न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन कर रखा है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 14 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए न्यूमेरिकल नंबर 14 में गिवन है द अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितना है 10⁻⁹ कूलम गिवन है। एंड उसके बाद बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलो वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, हमें V गिवन है 400 किलो वोल्ट गिवन है। तो वी कैन राइट दिस 400 इंटू 10⁻3। ठीक है, किलो का मतलब हुआ तो V इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है। और आफ्टर देन बोल रहा है कि बिटवीन द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस ऑफ रिजल्ट एंड द सरफेस के बीच में रिजल्ट ड्यू टू द लो कंडक्टिविटी ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर इन ए करंट ऑफ ओनली, हमें करंट मिल रहा है I इक्वल टू कितना बोल रहा है 1800 एम्पियर का करंट हम वहां से एक्वायर हो रहा है। ठीक है, ओवर द इंटायर ग्लोब। ठीक, उसके बाद बोल रहा है इफ देयर वर नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इफ देयर इज नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके बाद बोला कि फील्ड हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस, कि अर्थ के सरफेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने टाइम की रिक्वायर्ड होगी। तो टी हमें क्या करना है इसमें फाइंड करना है। एंड फिर उसके बाद बोल रहा है रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस। ओके, टी हमें फाइंड करना है। फिर बोल रहा है दिस नेवर हैपेंस इन प्रैक्टिस, ऐसा प्रैक्टिस में कभी नहीं होगा बिकॉज देयर इज ए मैकेनिज्म ऑफ रिप्लेनिश इलेक्ट्रिक चार्ज नेम थंडरस्टॉर्म। ठीक है, जो भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें टाइम इसमें क्या करना है फाइंड करना है। और आफ्टर देन बोल रहा है कि उसमें बोल रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ में गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ में गिवन है कितना है 6.37 इंटू 10 की पावर कितना है 6.37 10 की पावर 6 मीटर है, 10 की पावर 6 मीटर। ओके, तो ये हमें क्या है गिवन है ये इसके बारे में। ठीक है, हमें टाइम फाइंड करना है। ओके, तो ये हमें एक अर्थ सरफेस के बारे में न्यूमेरिकल दिया है रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखिए बस टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टाइम के लिए हमें क्या चाहिए होगा, अगर मैं करंट से टाइम निकालूं, देखिए सिंस I इक्वल टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला Q अपॉन क्या होता है T। तो T की वैल्यू निकालेंगे तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन क्या आ जाएगा I। अब Q की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए सिग्मा गिवन है, तो सिंस वी हैव रीड, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन A सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू A। अब यहाँ से Q इक्वल टू देखिए सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा कितना दिया है 10 की पावर दिया है हमें -9। और अर्थ देखिए अर्थ क्या है स्फेरिकल बोल रखा है। ठीक है, रेडियस भी गिवन है हमें R गिवन है। तो स्फेयर का रेडियस के एरिया क्या होता है 4πr का स्क्वायर। तो वी कैन राइट दिस Q इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास देखिए 10 की पावर -9 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14। ओके, इंटू R स्क्वायर, तो R कितना दिया है अर्थ का, ये दिया है 6.37 इंटू 10 की पावर कितना गिवन है 6 मीटर है। ठीक है, ये 10 की पावर 6 मीटर का और स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा Q निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, नाउ वी हैव फाइंड T, तो हमें T फाइंड करना है तो वी कैन राइट दिस T इक्वल टू Q अपॉन क्या होता है I। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी है देखिए 10 की पावर -9 4 इंटू 3.14 6.37 इंटू 6.37 और 10 की पावर कितना हो जाएगा ये 6 2 जा 12 और अपॉन I की वैल्यू कितनी है 1800 है एम्पियर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या मैंने कहा देखिए 4 इसको 2 से 2 2 जा 4 2 से 2 9 जा 900 हो गया, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 से 4 5 0 आ गया। ओके, तो यहाँ से क्या मिला हमें देखिए 3.14 इंटू 6.37 को अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो मैं इसको 6 इंटू 6 लिख देता हूँ। अपॉन कितना हो जाएगा 450 और इंटू 10 की पावर देखिए -9 है और 10 की पावर 12 है तो कितना हो जाएगा 10 की पावर आ जाएगा तुम्हारा 12 - 9 3 आ जाएगा। तो यहाँ से T इक्वल टू अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा अप्रोक्स, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके तो हमारे पास आएगा 283 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो टाइम इक्वल टू हम लिख देंगे 283 सेकंड लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि जो टाइम आएगा हमारा किसमें आएगा सेकंड आएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा इसको डिवाइड करने के बाद आफ्टर देन। ओके, नाउ न्यूमेरिकल नंबर 15 देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 15 में क्या गिवन है, तो न्यूमेरिकल नंबर 15 में गिवन है 6 लेड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल्स। इसमें बोला है कि 6 लेड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल है जिनका ईएमएफ दिया है। ठीक है, 6 सेल है, 6 सेल्स हैं। ठीक है, जिसमें ईच का ईएमएफ दिया है 2 वोल्ट का ईएमएफ है। 6 सेल है, उनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है और हर एक सेल का हमें ईएमएफ दिया है 2 वोल्ट का और इंटर रेजिस्टेंस भी दिया है हर एक सेल का। R कितना दिया हुआ है इस सेल का, R गिवन है 0.15 ओम गिवन है। ठीक, और उसके बाद बोला कि R जॉइंड इन सीरीज, इनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, प्रोवाइड टू ए सप्लाई ऑफ रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर रखा है R इक्वल टू 8.5 ओम का।
ओके, व्हाट आर द करंट ड्रॉ फ्रॉम द सप्लाई एंड टर्मिनल वोल्टेज, हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, व्हाट आर द करंट और टर्मिनल वोल्टेज वी की वैल्यू फाइंड करनी है। मेन से क्वेश्चन पूछा था कि भाई सेल ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, 6 सेल है ऐसे कुछ, ओके ऐसे कुछ है 6 सेल 1 2 3 4 और 5 और ये हो गया 6, ठीक है 6 सेल है और यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है ऐसा कुछ है। इसका भी इंटर रेजिस्टेंस भी हो गया, एक इंटर रेजिस्टेंस भी बना देंगे यहाँ पर, इनका इंटर रेजिस्टेंस भी गिवन है, हर एक सेल का अपना सेपरेट है, ठीक। और हर एक सेल का जो वोल्टेज है कितना है 2 वोल्ट, सब 2 2 के ही हैं, 2 2 2 के हैं और सबका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका भी 0.15 है, सबका सेम है 0.15 इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है 8.5 दी है। तो हमें इसमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए तो हमने करंट के लिए फॉर्मूला बता रखा है मैंने ऑलरेडी, आई इक्वल टू देखिए क्या होता है फॉर्मूला, अगर एन सेल कनेक्ट है तो क्या होगा एन ई ईएमएफ है अपॉन कैपिटल आर प्लस उनका रेजिस्टेंस एन इंटू क्या हो जाएगा आर। एन की वैल्यू कितनी है तो एन हमें दिया है 6 सेल दिए हैं, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, एन जो गिवन है हमें कितना गिवन है 6 है, तो यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आई इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू ईएमएफ कितना दिया है इस सेल का 2 वोल्ट दिया है अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी है 8.5 और प्लस, ठीक है प्लस 6 इंटू, ठीक है 6 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है तो स्मॉल आर है 0.15, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 12 अपॉन 8.5, तो ये आएगा तुम्हारा 8.5 प्लस 15 6 होता है 90, तो 91 2, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा पॉइंट। तो आफ्टर देन करंट की वैल्यू कितनी आएगी तो आई इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 12 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 9 5 14 और 8 1 9, तो ये आएगा तुम्हारा 9 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 आएगा यहाँ से, ठीक है 12 अपॉन 9.4, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा 120 अपॉन कितना आ जाएगा 94, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा हमारा आ जाएगा 1.4 एम्पियर के आसपास आएगा, ठीक है 1.4 आएगा ये। तो यहाँ से देखिए इसके बाद जो हमारा आया इसमें, तो ये कितना आ गया हमारा, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको, तो यहाँ से आई कितना आ गया, आई आया 1.4 एम्पियर की, तो हमारी करंट आ गई, ओके। और करंट के बाद हम निकाला है टर्मिनल पोटेंशियल, तो टर्मिनल पोटेंशियल ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर, और तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आई की वैल्यू है 1.4 और आर की वैल्यू कितनी गिवन है, आर हमें कैपिटल आर देखिए कितनी है 8.5, तो यहाँ पर रख देंगे 8.5, तो V इक्वल टू मल्टीप्लाई करके आएगा ये 11 पॉइंट आ जाएगा 90 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल आ जाएगा इसका 11.90, ओके। अब इसके बी पार्ट को देखिए, बी पार्ट में गिवन है हमें, बी पार्ट में बोल रहा है कि अ सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज, ठीक है एक सेकेंडरी सेल है जिसको बहुत टाइम बाद हम यूज कर रहे हैं लॉन्ग यूज, जिसका ईएमएफ है हमें गिवन है, ईएमएफ ये गिवन है सेकेंडरी सेल का 1.9 वोल्ट दिया हुआ, ठीक है सेकेंडरी सेल का। और लार्ज इंटर रेजिस्टेंस उसका स्मॉल आर हमें गिवन है कितना है 380 है, 380 ओम हमें गिवन है इंटर रेजिस्टेंस। तो बोल रहा है कि व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द सेल, कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ ए कार, क्या ये सेकेंडरी सेल कार के मोटर को ड्राइव कर सकता है ये पूछ रहा है, और उसमें ये भी पूछ रहा है कि वहां पर की मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये भी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर देखिए मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या है, तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन मैंने बता रखी है पहले, आई मैक्स इक्वल टू क्या होता है ई अपॉन स्मॉल आर, बिकॉज मैक्सिमम करंट के लिए कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा आई मैक्स इक्वल टू ई की वैल्यू है हमारी 1.9 अपॉन कितना हो जाएगा 380, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो 3800 से 19 को डिवाइड करोगे तुम्हारा कितना आएगा 0.005 एम्पियर का तुम्हारे क्या आ जाएगा यहाँ से आई मैक्स आ जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत कम करंट आ रही है, ये हमारे करंट की वैल्यू आएगी 0.005 एम्पियर करंट की वैल्यू आएगी, और जो कि क्या है बहुत कम है, बिकॉज अब देखिए क्या ये वाला जो करंट है वो कार को स्टार्ट कर पाएगा तो नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब किसी चीज को स्टार्ट करते हैं ना तो स्टार्ट करने के लिए किसी चीज को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, तो स्टार्टिंग में मान लो कि 100 एम्पियर के आसपास करंट की रिक्वायर्ड होगी, अगर हमें बैटरी उसको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए कार को हमें 100 एम्पियर के आसपास ही करंट की रिक्वायर्ड होगी, ये उसी कंपेयर में क्या है बहुत कम है। तो इसलिए जो ये वाला सेल है, जो ये सेल दिया हमें ये वाला सेल, तो ये कार को स्टार्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 16, ठीक है 16 में हमें गिवन है देखिए 2 वायर है, एक वायर है एल्यूमिनियम का और एक वायर हमें गिवन है कॉपर का, ठीक है। हमें रो ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है, वो दिया है 2.63 इंटू 10 की पावर कितना गिवन है 3, ओके, और 10 की पावर -8 है, सॉरी 10 की पावर -8 है। और आफ्टर देन हमें कॉपर की रेजिस्टिविटी दी है, तो कॉपर की हमें रो ऑफ कॉपर गिवन है वो है 1.72 इंटू 10 की पावर कितनी गिवन है -8, दोनों की यही है ना, यस दोनों की यही है। और रिलेटिव डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी गिवन है हमें, डेंसिटी को मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, एल्यूमिनियम की डेंसिटी गिवन है कितनी है, एल्यूमिनियम की है 2.7, एल्यूमिनियम की है 2.7 डेंसिटी, और कॉपर की डेंसिटी है 2.9, ठीक है ये तो दिया है ना, ओके 8.9 सॉरी 2.9 नहीं है, कॉपर की है 8.9। अब वो ये बोल रहा है इसके बाद हमसे कि विच ऑफ द 2 वायर इज लाइटर, इसमें से कौन सा वायर क्या है लाइटर है, हल्का होगा, हेंस एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम वायर इज प्रेफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल। और ये भी एक्सप्लेन करना है कि हम एल्यूमिनियम कौन इसमें से ये बोल रहा है कि जिसकी
कौन वायर हल्का है, और ये बोल रहा है कि हम एल्यूमिनियम वायर को ओवरहेड केबल के लिए यूज़ क्यों करते हैं। जो हमारी वायर आती है, जो हमारी वायर लगी होती है, ओवरहेड केबल जो बने होते हैं हमारे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वो एल्यूमिनियम के क्यों बने होते हैं इंस्पाइट ऑफ कॉपर के। ठीक है, तो ये उसमें पूछ रहा है कि इसके बाद ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन हल्का वायर है, ठीक है, कौन लाइटर है, और एल्यूमिनियम को ही हम क्यों प्रेफर करते हैं ओवरहेड केबल के लिए। ठीक है, तो उसका रीजन बताइए करके बोल रहा है। तो सिंपल देखिए, अगर मैं इसका रीजन बताएंगे तो मास निकालते दोनों का, क्या एल्यूमिनियम लाइटर है या कॉपर लाइटर है, चेक करने के लिए। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मास इंटू क्या होता है, वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डेंसिटी को हमने कैसे दिखा रखा है, डी से, तो मास इक्वल टू जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ, डेंसिटी को डी, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम, एरिया इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं, लेंथ। ठीक है, और इसमें मैं शायद जो गिवन है लेंथ, इक्वल लेंथ क्या है दोनों, और सेम रेजिस्टेंस है, आर सेम है और एल दोनों के लिए सेम है, एल और आर दोनों का क्या है, सेम है, ये भी सेम गिवन है और ये भी हमें क्या है, सेम गिवन है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखिए मैं आर सिंस से देखिए हमने फॉर्मुला पढ़ रखा है, आर इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए, रो रेजिस्टिविटी होगी, तो ए इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन ए को अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो रो एल अपॉन क्या हो जाएगा, आर। अब इन ए की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो एम इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू एल अपॉन आर, और एक एल यहाँ पर है, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो डी एल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर। ओके, ये तो एम का फॉर्मूला आ गया मास का। नाउ अब देखिए एक बार हम इस फॉर्मूले को मास ऑफ किसका, एक बार मास ऑफ एल्यूमिनियम का निकालते हैं, और मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा रो डी, रो इंटू डी एल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर कॉपर के लिए, और एक बार डिवाइड कर देंगे और एक बार आ जाएगा मास ऑफ कॉपर के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा रो डी एल स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए एल स्क्वायर और आर दोनों के लिए सेम है, ये चीज़ क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर इक्वल टू मिलेगा हमें रो डी अपॉन रो इंटू डी, मतलब कि अलग अलग है। ठीक है, एल्यूमिनियम का आ जाएगा यहाँ पर एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम, और एक कॉपर का है, ये कॉपर का। अब दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर इक्वल टू रो ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, तो ये है हमारा 2.63 इंटू 10 की पावर गिवन है -8, और इंटू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कितनी है 2.7, वैल्यू पुट करेंगे, और सिमिलरली रो ऑफ कॉपर कितना है, ये है 1.7 इंटू 10 की पावर कितना है -8 आ जाएगा, एंड ये कितना है, इसकी डेंसिटी है कॉपर की 8.9। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल, यहाँ अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये हटेगा, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो आफ्टर देन हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर इक्वल टू ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2.63 इंटू 27 अपॉन आ जाएगा हमारे पास 170 इंटू 89। तो ये हमारे पास सॉल्व करके आएगा, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 263 है ऊपर और अपॉन 27, तो नीचे वैल्यू ज़्यादा है, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, आफ्टर देन अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/2.2 के आसपास आएगा, अगर डिवाइड करूंगा तो 2 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मास ऑफ कॉपर इक्वल टू जाएगा हमारे पास 2.2 इंटू मास ऑफ एल्यूमिनियम। 2.2 को मैं अप्रोक्स क्या लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। ठीक है, 2 के आसपास ही आएगा, तो मास ऑफ कॉपर इक्वल टू लिखता हूँ मैं ट्वाइस ऑफ मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो मास ऑफ कॉपर है, कि जो कॉपर का मास है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, मास ऑफ एल्यूमिनियम से। ये तो निकलेगा इसका कंक्लूजन कि मास ऑफ कॉपर क्या एल्यूमिनियम से क्या है, ज़्यादा है, बिकॉज कॉपर का मास एल्यूमिनियम का क्या है 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब कॉपर का मास ज़्यादा है एल्यूमिनियम का, तो इसलिए कॉपर का वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एल्यूमिनियम का क्या होगा, कम। तो इसलिए जो लाइटर है, इसमें जो लाइटर, कौन लाइटर होकर के बोल रहा है, तो जो हल्का होगा इसमें से कौन होगा, एल्यूमिनियम वायर क्या होगी, हल्की होगी। और इसीलिए हम क्या करते हैं, जब एल्यूमिनियम वायर हल्की है तो इसीलिए हम एल्यूमिनियम वायर का यूज करते हैं ओवरहेड केबल के लिए करते हैं, बिकॉज अगर वेट बहुत ज़्यादा होगा तो उसका वेट क्या होगा, अपने वेट की वजह से नीचे की ओर को आ जाएगी एल्यूमिनियम वायर, तो इसीलिए हम ओवरहेड केबल के लिए एल्यूमिनियम वायर का ही यूज करते हैं इंस्पाइट ऑफ कॉपर, बिकॉज एल्यूमिनियम क्या है, थोड़ा सा हल्का होता है। ओके, नेक्स्ट करेंगे, देखिए न्यूमेरिकल नंबर 17। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 17 में क्या दिया, देखो एक टेबल गिवन है, ठीक है, और उसमें बोल रहा है कि इस टेबल से व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन ए रजिस्टर मेड ऑफ एलॉय मैंगनीन। ठीक है, एक रजिस्टर एलॉय मैंगनीन का बना हुआ है, उसके लिए टेबल गिवन है हमें, देखिए, ठीक है, इसमें वी और आई की भी वैल्यूज गिवन है, तो उसके बेस पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे और आफ्टर देन हम बताएंगे क्या कंक्लूजन निकला। ठीक है, वी वर्सेस आई का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो हम वी वर्सेस आई का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इधर को हो जाएगा हमारा वोल्टेज, और आफ्टर देन क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा करंट हो जाएगा इधर को। ओके, अब देखिए करंट की वैल्यू किसमें गिवन है, तो करंट 0.2, 0.4, 0.6, 2, 8 तक दिया हुआ, तो हमने लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
और 9 और ऐसे कहाँ ले लेंगे 10 तक ले लेंगे करंट की वैल्यू, ठीक। और वोल्टेज गिवन है हमें 3.94 से लेके 158 में दिया है, तो वी कैन यूज़ कि हम इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं, 10, 20, 30 और 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है, 200 तक ले लेते हैं, ठीक है, 90 और आफ्टर देन 100 हो गया और 110। तो ऐसे करके कहाँ तक ले लेना तो इस वोल्टेज को, क्योंकि हमें हाईएस्ट 158 दिया तो 180 तक ले लेना 10 के गैप में वोल्टेज को। अब ग्राफ प्लॉट कर देखिए 0.2 जब करंट है, जब करंट की वैल्यू 0.2 है तो वोल्टेज मतलब कहने का मतलब वोल्टेज में हम बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज 3.9 है, 94 है, 3.94 पर 0.2 ईवन है, तो मतलब यहाँ कहीं होगा, 310 से बहुत नीचे होगा, तो यहाँ कहीं आ जाएगा हमारा पहला वाला पॉइंट। करंट की वैल्यू बट कितनी है वहाँ पर 0.2 है, तो 0.2 यहीं कहीं होगा, बहुत नीचे, यहाँ पर पहला हो गया हमारा। अगले वाले में दिया है 7.87 पर 0.4 है, 7.87 यहाँ कहीं होगा, उस पर 0 पॉइंट कितनी करंट की वैल्यू। और अगला है देखिए, अगला जो गिवन है 7.87 पर 0.4 है, 7.87 पर 0.4, तो वो भी यहाँ कहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें गिवन है हमें 11.8 पर 0.6 गिवन है, तो 11.8 यहाँ कहीं होगा, 11.8 पर कितना गिवन है भाई। और नेक्स्ट देखिए 11.8 और 11.8 पर गिवन है 0.6, तो 0.6 का मतलब यही कहीं होगा, मतलब 1 से नीचे ही होंगे सब यहाँ कहीं। और आफ्टर देन फिर वही 15.7 पर 0.8 है, तो ये भी कहीं यहाँ कहीं होगा, 15 का मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा, तो यहाँ कहीं होगा 15 पर। और उसके बाद है 19.7 पर 1 दिया है, तो एग्जैक्ट 19.7 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ये वाला ग्राफ कहीं यहाँ कहीं होगा, तो ऐसे कुछ होंगे ये पॉइंट, ऐसे कुछ। और फिर यहाँ पर फिर 19 पॉइंट पर फिर एग्जैक्ट 1 है, ऐसा करके कुछ है। और उसके बाद देखिए पॉइंट को ऑब्जर्व करते जाइए, 39.4 पर 2 है, तो फिर कहीं यहाँ पर 39.2, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 2 के आसपास कुछ ऐसा आएगा अगर आप यहाँ कर 2.94 पर। आफ्टर देन 59.2 पर 3 है, फिर 4, फिर 5, मतलब करंट की वैल्यू देखिए वोल्टेज पर रेगुलरली क्या हो रही है, करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब जो ग्राफ आएगा अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, सीधे स्ट्रेट लाइन इसके लिए ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। और उसके बाद देखिए जब करंट की वैल्यू जब वोल्टेज 118.5 है तब करंट की वैल्यू 6 है, तो 118.5 पर 6 आ रही वैल्यू, तो कुछ यहाँ ग्राफ होगा। मींस कहने का मतलब कि जो ग्राफ होगा क्या आएगा हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकलेगा, तो ऑब्जर्वेशन जो निकलेगा इस ग्राफ से कि जो मैग्नीलिन के लिए है करंट वर्सेज वोल्टेज का ग्राफ, एक तो ग्राफ क्या है हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या हुआ कि हम देखिए बाद मतलब वोल्टेज की वैल्यू को हम रेगुलर बढ़ा रहे हैं 158 तक लेके, लेकिन करंट की वैल्यू तब भी क्या थी, सेम लीनियरली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वोल्टेज की वैल्यू देखिए ना, वोल्टेज उसने कितनी हाई देखिए वोल्टेज को कहाँ तक इंक्रीज कर रखा है, और करंट की वैल्यू तब भी क्या लीनियरली इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये निकला कि मैग्नीलिन के लिए कि अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू को कितना ही इंक्रीज कर दें, ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके रेजिस्टेंस से, तो ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वोल्टेज इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके रेजिस्टेंस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब रेजिस्टेंस जो हुआ अप्रोक्स क्या हुआ, नेग्लिजिबल रहा। तो रेजिस्टेंस अप्रोक्स क्या रहा उसका, तो रेजिस्टेंस क्या रहा, अप्रोक्स नेग्लिजिबल रहा मैग्नीलिन का। तो ये इससे कंक्लूजन निकला कि वोल्टेज इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो उसका रेजिस्टेंस तब भी क्या रहा, नेग्लिजिबल रहा। यही कंक्लूजन निकला इस ग्राफ से। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 18 देखिए, और 18 में हम 4 पार्ट गिवन है, देखिए ए बी सी और डी। तो पहला पार्ट ए करते हैं, इसमें ए पार्ट में गिवन है, देखिए ए पार्ट में गिवन है अ स्टडी करंट फ्लो इन मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच ऑफ दिस क्वांटिटीज इज कांस्टेंट। मतलब एक स्टडी करंट फ्लो हो रही है मेटेलिक कंडक्टर से, तो इन चारों में से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। देखिए कंडक्टर में करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड, तो इसमें से कौन सा कांस्टेंट रहेगा। देखिए क्रॉस सेक्शन उसका नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, तो कांस्टेंट क्या रहेगा, तो ऑलवेज करंट क्या रहेगा, करंट ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, करंट ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बाकी जो होंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ क्या हो जाएंगे, वेरी करेंगे, केवल करंट क्या रहेगा इसमें, कांस्टेंट रहेगा, किसमें, मेटेलिक कंडक्टर में। नाउ बी पार्ट है, इसी का बी पार्ट, इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट, इफ नॉट गिव एग्जांपल ऑफ एलिमेंट व्हिच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये नॉट एक्सेप्टेबल है यूनिवर्सली, ठीक है, यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते ओम्स लॉ को। और वो डिवाइस के नेम बताइए जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नॉन ओहमिक डिवाइस बोलते हैं, नॉन ओहमिक डिवाइस, ठीक है। और वो इसके एग्जाम्पल क्या हुआ, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं डायोड्स, वो हम चैप्टर नंबर 2 बुक के लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डायोड हो गए। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी क्या होता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन,
ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसलिए ओम्स लॉ जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। अ लो, देखिए सी पार्ट में क्या बोल रहा है, सी पार्ट में बोला है कि अ लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। मतलब हाई करंट के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस हमें बहुत लो की रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए सिंपल मैंने बता रखा है, आई मैक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ईएमएफ अपॉन आर। मैक्सिमम करंट के लिए कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है, 0। अब देखिए अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना कम रखेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, करंट की वैल्यू को मैक्सिमम रखते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस को कम रखेंगे। ठीक, अब इसके बाद है इसका डी पार्ट। डी पार्ट में गिवन है हाई टेंशन सप्लाई ऑफ से 6 किलो वोल्ट मस्ट है वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हाई वोल्टेज की सप्लाई होगी 6 किलो वोल्ट, ठीक है, मतलब कि हाई वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी बहुत हाई होनी चाहिए। क्यों, देखिए अगर हाई वोल्टेज के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होगी तो वो करंट क्या होगा, अपनी एक एक्सीड्स अमाउंट, एक लिमिट क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। और ज्यादा लिमिट क्रॉस करने से करंट की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा बढ़ने से उसमें क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा, और हीटिंग इफेक्ट आने से उसमें क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किटेड। तो वहां पर वायर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए हम हाई टेंशन की बैटरी में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखते हैं, हाई रखते हैं, ताकि वो करंट की अमाउंट को लिमिट करे। ओके, नंबर करेंगे 19, और 19 में गिवन है, देखिए 19 के भी कितने पार्ट है, ए बी सी डी पार्ट दिए हैं। देखिए न्यूमेरिकल में 19 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट है। ठीक है, इसमें 4 पार्ट है। पार्ट 1 में क्या गिवन है, देखिए पार्ट 1 में गिवन है एलॉयज ऑफ मेटल्स यूजुअली हैव ग्रेटर और लेस रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। तो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ग्रेटर होगी उसकी, तो पहले वाले में आ जाएगा हमारा ग्रेटर। एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है उसी कॉन्स्टेंट मेटल से जिससे हम एलॉय को बनाते हैं, तो उससे उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में बोला है एलॉय यूजुअली हैव मच लोअर डैश स्लैश बोल रखा है। बी पार्ट बोला है एलॉय यूजुअली हैव मच लोअर स्लैश हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल। तो एलॉय का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है क्या होता है, बहुत लेस होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लोअर। एलॉय का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, बहुत लोअर होता है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस टॉपिक्स में। ठीक, सी पार्ट दिया है इसका, देखिए द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीज इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज रैपिडली विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय मैंगनीज, देखिए मैंगनीज क्या है, एलॉय है, तो एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होगी वो टेम्परेचर क्या रहती है, नियरली इंडिपेंडेंट रहती है। बिकॉज जो उनका ग्राफ बताया था मैंने, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी कुछ ऐसा आता है। तो नियरली क्या लिखेंगे एलॉय के लिए, मैंगनीज का एलॉय है तो नियरली क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है टेम्परेचर से। ठीक है, सी पार्ट हो गया। डी वाला लिखा है द रेजिस्टिविटी ऑफ टिपिकल इंसुलेटर, एग्जांपल लिखा है इसमें अंबर, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए मेटल बाय फैक्टर। ठीक है, 10 की पावर 22 होती है, 10 की पावर 23 होती है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ टिपिकल इंसुलेटर की जो होती है वो 10 की पावर 22 फैक्टर का होता है। ठीक है, 10 की पावर 22 का आएगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, 19 क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है, देखिए गिवन देन एन रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, एन रजिस्टर दिए हैं हमें और जिनमें सबका रेजिस्टेंस कितना है, रजिस्टर है हमारा नंबर ऑफ एन है और सबका रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है, ऐसा बोल रखा है। तो हाउ विल यू कॉम्बाइन, की कैसे कॉम्बाइन करोगे टू गेट द मैक्सिमम और मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। और आफ्टर देन हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है मैक्सिमम का मिनिमम के साथ। तो रेजिस्टेंस अगर हमें मैक्सिमम करना होगा तो पहला बार देखिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए, तो अगर मेरे को आर मैक्स करना होगा तो मैक्सिमम के लिए हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, तो मैक्सिमम के लिए सारे रेजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में। बिकॉज सीरीज में जो होता है नेट ज्यादा होता है इंडिविजुअल से। सीरीज में रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखिए टोटल रजिस्टर हमारे हैं एन और हर एक का रेजिस्टेंस आर है, तो सीरीज में कितना हो जाएगा एन आर, क्योंकि मैं आर 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 करके ऐड करते जाऊंगा तो टोटल एन आर आ जाएंगे, सीरीज में ही हो जाएगा। अगर मुझे मिनिमम करना है रेजिस्टेंस को, तो मिनिमम करने के लिए किस में कनेक्ट कर देंगे उनको, पैरेलल में। और पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पैरेलल में क्या होता है 1/R1 1/R2 1/R3 होगा, तो 1/R 1/R, तो ऐसे 2/R 3/R 4/R हो जाएगा। तो टोटल एन है तो n/R होगा। रिवर्स करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो रिवर्स करेंगे तो हमारा हो जाएगा r अपॉन कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अगर मैं रिवर्स करूंगा तो पैरेलल में आ जाएगा। रेशियो निकालना है किसका, हमें रेशियो निकालना है मैक्सिमम का मिनिमम के साथ। तो मैक्सिमम का है हमारा सीरीज में, तो हम सीरीज का निकालेंगे पैरेलल के साथ। ठीक है, मतलब r मैक्स का किसके साथ निकालना है, r मिनिमम के साथ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैक्स कितना है हमारा, तो nr है, और अपॉन पैरेलल में कितना है, r अपॉन कितना है n, n ऊपर जाएगा, r से r कैंसिल तो कितना जाएगा n स्क्वायर। तो मीन्स r मैक्स रेशियो r मिनिमम, तो हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा n स्क्वायर रेशियो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा n स्क्वायर रेशियो 1। ठीक, तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर कौन सा, 20। नाउ अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 20 का। ये तो 20 का देखिए, ये है न्यूमेरिकल नंबर 20 का ए पार्ट, दिस इज ए। अब देखिए अब 20 का बी पार्ट, इसी का बी पार्ट में गिवन है, देखिए
बी पार्ट में हमें गिवन रेजिस्टेंस है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के। ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस दिया है, एक दिया 1 ओम, एक दिया है 2 ओम और एक है 3 ओम। हमसे बोल रहा है कि इनको कैसे आप कॉम्बाइन करोगे, मतलब अपने अकॉर्डिंग हमें इनको कॉम्बाइन करना है। पहला हमें नेट लाना है कितना 11/3, तो पहला पार्ट हमें लाना है कि कैसे कॉम्बाइन करेंगे, नेट कितना आ जाए हमारा 11/3 ओम आ जाए। और बी पार्ट में बोल रहा है कि हमें 11/5 लाना है, इसी में जो दूसरा लाना है हमें 11/5 लाना है। हम कैसे अरेंज करेंगे, तो देखिए अरेंजमेंट हमें 11/3 लाना है, तो ये हमारा हो जाएगा R1, ठीक है, और ये R2 ये वाला, और ये हो जाएगा R3। अगर मुझे 11/3 लाना है तो क्यों ना मैं 1 ओम इसको कुछ ऐसे कनेक्ट करता हूँ। देखिए ऐसे कुछ 1 और 2 को पैरेलल में करेंगे, बिकॉज हमें अपॉन में लाना है, तो अपॉन में फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें पैरेलल में लगाना ही पड़ेगा दोनों को। तो ये पैरेलल बन जाएगा, इसके बाद 3 को यहाँ कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 ओम, यहाँ आ जाएगा 2 ओम और यहाँ आ जाएगा 3 ओम का। ठीक है, इन दोनों को मैं पैरेलल में करूंगा, देखिए कितना आ जाएगा इन दोनों का पैरेलल में। तो पैरेलल में होता है फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन अपॉन क्या होता है एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 अपॉन एडिशन 2 + 1 3, और पैरेलल वाले को फिर इसके साथ ऐड करेंगे तो 2/3 + 3, तो देखिए 3 3 जा 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11/3 ओम आ जाएगा। तो मतलब कि 1 और 2 को पहले पैरेलल में करा और आफ्टर देन 3 के साथ सीरीज में कर दिया। 11/5 लाना है 5, तो फिर फ्रैक्शन लाना है, तो मतलब हमें 2 को किस में करना पड़ेगा पैरेलल में। 11/5 लाना है तो क्यों ना हम इन दोनों को किस में कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में। तो अब मैं 2 और 3 को करूंगा पैरेलल में, ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ एक लगा देंगे सीरीज में। तो यहाँ 2 ओम का, यहाँ 3 ओम का, इसको पैरेलल में और 1 ओम को सीरीज में। देखिए इनका पैरेलल में निकालूंगा तो इन दोनों का आ जाएगा R पैरेलल, मल्टीप्लिकेशन अपन होता है एडिशन, तो 2 3 जा 6 अपॉन एडिशन 2 + 3 5, और फिर इस 6/5 के साथ सीरीज में क्या लगा रखा है 1 का। देखिए 5 1 जा 5 और 6 कितना आ जाएगा 11/5 ओम आ जाएगा। क्योंकि अगर फ्रैक्शनल वैल्यू जब हमें बनानी है तो फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए हमें पैरेलल में कनेक्ट करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये तो हो गया 11/3 कैसे बनाया, तो 1 और 2 को सीरीज में, इसको 1 और 2 को पैरेलल में, इसको सीरीज में, 2 और 3 को पैरेलल में, 1 को सीरीज में। नाउ इसके बाद बोल रहा है हमें कितना बनाना है 6 ओम लाना है और 6/11 लाना है। तो तीसरा हमें इसमें बनाना है 6 ओम का, तो 6 ओम तो सिंपल है 3 2 5 और 1 6, तो सबको कैसे कर देंगे 1/1 सीरीज में कनेक्ट कर दो सबको, तो 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, तो निकल जाएगा 3 2 5 और 1 6 ओम का आ जाएगा। इसी में इसका फोर्थ पार्ट बोल रखा है 6/11 लाना है। अब देखिए 6/11 लाना है तो फिर देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू लानी है। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू रेजिस्टेंस में लानी है तो हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दो। अभी सबको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। देखिए ये है हमारा 1 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम। अगर एलसीएम लोगे तो इनका देखिए 1/2 1/3 प्लस 1 कितना आएगा 2। अगर मैं सबको एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 2 3 6 से एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 + 2 + 3, तो कितना आएगा 6 और 2 8 8 और 3 11 11/6 आ जाएगा 1/r। और अगर r निकालेंगे तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6/11। तो ये सबको पैरेलल में कनेक्ट करा, तो 6/11 लाने के लिए तीनों को ही हमें किस में कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का सी पार्ट गिवन है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या बोल रहा है कि ये हमें सर्किट बनाकर दिए हुए हैं, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इन दो पॉइंट के बीच में, और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये 1 और 2 के 1 2 के 1 2 के हमें ये 1 और 2 1 2 1 2 के हमें क्या दिया रेजिस्टर दिए हैं, हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में देखिए ये दो, देखिए यहाँ से ऊपर के दो किसमें सीरीज में, देखिए सर्किट सेम बन रहा है, पहला दूसरा तीसरा और फोर्थ। देखिए अगर मैं यहाँ इसको ऑब्जर्व करूँ ना, सेम ऐसा ही ये बन रहा है, और इसके जैसा सेम ये भी है, और देखिए जो चारों हैं वो सेम क्या है एक जैसे ही है। तो अगर मैं एक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं और 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दूं, हमारे लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। इंस्पायर्ड और मैं सबका सेपरेट निकालूं। ठीक, तो इसको ले लेते हैं। देखिए 1 और 2 यहाँ पर तो किसमें सीरीज में कनेक्ट हैं, तो इन दोनों कितना हो जाएगा 3 ओम। तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 ओम, और एक नीचे है 1 और 2, ये भी 3 ओम का आ जाएगा, ये भी 3 ओम का आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे कितने हो जाएंगे 4 बनेंगे, ऐसे करिए कुछ, और ऐसे कुछ क्या बनेंगे 4। ठीक है, जिसमें यहाँ पर सेम ही आएगा सभी का। ये है 3 ओम 3 ओम के आ रहे सारे, देखिए 3 ओम 3 ओम 3 ओम, और ये भी 3 ओम का ही आएगा 3 ओम, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करूंगा ये बनेगा, इसको सॉल्व करूंगा ये, इसको ये। अब देखिए इन ये तो किसमें हमारे पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लिकेशन अपॉन क्या होता है एडिशन। तो 3 3 जा 9 अपॉन 3 3 जा 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9 3 2 जा 6, तो r पैरेलल में कितना आएगा 3/2 आएगा। बट हमारे पास टोटल कितने हैं 4 पार्ट हैं, तो मैं इसको r नेट निकालने के क्या करूंगा, इसको 4 से कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 2 जा कितना आ जाएगा 4,
ठीक है, 2 टू जा 4, तो आर नेट कितना हो जाएगा इस पूरे सर्किट का, 3 टू जा कितना आएगा 6 ओम। तो इस पूरे सर्किट का जो हमारा नेट रेजिस्टेंस आएगा कितना आएगा 6 ओम आएगा। ठीक, तो इसी का बी पार्ट है। देखिए इस बी पार्ट में क्या बोला है हमें कि ए और बी के बीच में 5 रजिस्टर कनेक्ट कर रखे हैं। सब देखिए एक ही वायर से कनेक्ट है, ऐसा करके बस वायर को टर्न करेगा। अगर मैं इस वायर को ऐसे स्ट्रेच करूँ तो 5 वायर रजिस्टर किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो सीरीज में इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो आर 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 आर, तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 आर आ जाएगा। बस इतना रेजिस्टेंस होगा इनका इक्विवेलेंट जो आएगा। नंबर क्या दिया 21, और 21 क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसमें बोल रहा है कि हमें ये 12 वोल्ट की बैटरी हमने इस सर्किट पे हमने अप्लाई कर रखी है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। तो इसमें हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना करंट ड्रॉ करेगा सर्किट। और देखिए जो सर्किट गिवन है ना, ये इनफाइनाइट प्रॉब्लम का सर्किट गिवन है। देखिए ये जो डायग्राम जा रहा है, देखिए कहां तक इनफाइनाइट तक बढ़ रहा है, मतलब कि इधर कोई कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम और कनेक्शन रिमूवल मेथड और व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं कैसे सॉल्व करना है सर्किट का। तो आप जाके देखिए उस वीडियो लेक्चर को, लिंक मैंने नीचे दी होगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सर्किट को पहचानेंगे सीरीज प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कि सर्किट कहां से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए सर्किट को अगर मैं यहां से देखूं ना, इसके बाद सर्किट रिपीट हो रहा है। देखिए ये अगर मैं इसको लीप कर दूं दोबारा वही सर्किट बन रहा है, इसको अगर मैं लीप करूं दोबारा सर्किट वही बन रहा है। देखिए सारे 1 1 1 के हैं, यहाँ भी 1 1 के हैं। देखिए जैसा सर्किट यहाँ पर बन रहा है तो सेम सर्किट इधर को भी बन रहा है। तो लेट जो हमारा आर नेट आएगा इस पूरे सर्किट का, उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स ओम मान लिया। इसको क्या मान लिया, एक्स ओम मान लिया। तो ये डायग्राम कुछ मैं ऐसे कन्वर्ट करूंगा, देखिए ऐसे कुछ, और एक यहाँ पर है कनेक्टेड। तो 1 1 1 और ये कितना है हमारा एक्स मान रखा हमने आएगा, क्योंकि इसके बाद देखिए अगर मैं इसको लीप कर दूँ तो ठीक है, अगर मान लो मैं इसको क्या कर दूँ, इसके बाद क्लोज कर दूँ, तो फिर दोबारा सर्किट क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। तो इसलिए मैंने इसके मान लिया एक्स। यहाँ पर देखिए ये तो किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, आर पैरेलल में मल्टीप्लिकेशन तो एक्स अपॉन एडिशन तो हो जाएगा एक्स प्लस 1। नाउ इसके बाद डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ पर कितना आएगा 1 ओम का, ये है एक्स अपॉन कितना आएगा एक्स प्लस 1, और ये आ जाएगा 1। अभी तीनों किसमें हो गए, सीरीज में। तो इनका आर नेट कितना निकलेगा, तो इसका आर नेट जो निकलेगा हमारा वो निकलेगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो नाउ ये तुम्हारा आएगा 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। और आर नेट की वैल्यू कितनी दी है, आर नेट की वैल्यू हमारी एक्स, तो इसको आर नेट की जगह पर एक्स की वैल्यू रखेंगे। तो एक्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन कहाँ से आएगा अब, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका, तो क्या लिखेंगे इसको, एक्स इक्वल टू 2 एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन आ जाएगा यहाँ पर हमारा एक्स प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस एक्स अपॉन आ जाएगा यहाँ से x प्लस 1। ना इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 2x और x कितना हो जाएगा भाई 3x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3x प्लस 2 अपॉन आ जाएगा x प्लस 1। तो आफ्टर देन यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x प्लस 2। तो यहाँ से देखिए इनको इधर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये क्या बन गई, देखिए ये हमारे बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी हो जाएगा हमारा 2 दिया हुआ है b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a1 है, c है माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2a, a है 1। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 2 जा 8 प्लस का हो जाएगा तो 4 प्लस 8 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो x इक्वल टू यहाँ से आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन कितना आ जाएगा 2। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस, देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं 3 4 जा 12, 4 का 2 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा तुम्हारा रूट 3 और अपॉन क्या जाएगा 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ से x की वैल्यू आई हमारे पास 1 प्लस माइनस रूट 3। अब देखिए यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा पॉजिटिव का और एक आएगा नेगेटिव का, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, एक आएगी 1 प्लस 1.73 और एक आएगी 1 माइनस 1.73। तो एक तो आ जाएगा माइनस का 0.73, तो r की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती है। तो हमारे जो x जो आएगा कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.73। तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से एक्सटर्नल डिस्टेंस जो है हमारा r की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे। लेकिन ये तो हमारा r नेट निकला a और b के बीच में, हमें निकालना है करंट की वैल्यू। तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू होता है EMF E अपॉन कितना होता है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो E की वैल्यू कितनी है गिवन, E दिया है 12 वोल्ट का अपॉन कैपिटल R कितना है हमारा 2.73 और प्लस स्मॉल r कितना दिया है 0.5 ओम का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 अपॉन आएगा तुम्हारा 3 7 और 5 हो जाएगा तुम्हारा 12 और 2 1 3, ये तो आएगा ऐड कर देखिए 5
7 और 5 12, तो इसको ऐड करके कितना आएगा 3.23 आएगा। तो यहाँ से पॉइंट ऐड आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 00, तो ये तो हमारा बच जाएगा 323/1200। तो यहाँ से i इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 1200 अपॉन आएगा 323 है वो, ठीक। तो यहाँ से i इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 323, तो i इक्वल टू कट करके ये आएगा 3.73 के आसपास आएगा, इतना एम्पियर करंट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो i की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 3.73 है। नाउ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 क्वेश्चन में हमें सर्किट डायग्राम बना हुआ, देखिए पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बना हुआ है न्यूमेरिकल में, देखिए। और इसमें बोल रहा है कि देखिए 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है ऊपर सर्किट में, और ये 2 वोल्ट की जो बैटरी है ये ड्राइविंग सर्किट की बैटरी हो गई। तो ड्राइविंग सेल है हमारा, उसका जो हो गया हमारा EMF हो गया 2 वोल्ट का, और उसके साथ देखिए 0.4 ओम का इंटर रेजिस्टेंस भी गिवन है। आफ्टर देन वो बोल रहा है कि उसके बाद एक क्वेश्चन पढ़िए, अ स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन ए कांस्टेंट EMF 1.02 वोल्ट, मतलब E1 कितना गिवन है E1 जो गिवन है 1.02 वोल्ट है। और इसके लिए बैलेंस पॉइंट L1 कहाँ पर मिला बोल रहा है, तो इसके लिए L1 जो मिला हमें 67.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मिला। उसके बाद वो बोल रहा है कि हमने टू इंश्योर वेरी लो करंट के लिए हमने स्टैंडर्ड सेल के साथ एक वेरी हाई रेजिस्टेंस 6 किलो ओम पुट विथ इट। स्टैंडर्ड सेल के साथ देखिए गैल्वेनोमीटर के साथ हमने क्या रखा है 600 किलो ओम का एक कैपिटल R कनेक्ट कर रखा है, 600 किलो ओम का, ओके। और इसके बाद क्या बोल रहा है कि देखिए उसके बाद आफ्टर देन बोल रहा है कि हमने एक स्टैंडर्ड सेल देन रिप्लेस्ड बाय द सेल, ठीक है। हमने इस स्टैंडर्ड सेल को रिप्लेस कर दिया एक अननोन सेल से, लेट वो E2 है और कितना दिया उसका EMF V है। तब बैलेंस पॉइंट L2 हमें कहाँ पर मिला बोल रहा है, तो तब हमें L2 जो मिला 82.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मिला। तो फाइंड कीजिए करा इसका जो ए पार्ट गिवन है, ए पार्ट में E की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए पोटेंशियोमीटर में जब हम दो सेलों की कंपेयर करें, देखिए 2 सेल की बात हो रही है यहाँ पर, तो 2 सेलों की कंपेयर करने के लिए फॉर्मूला क्या था, E1/E2 इक्वल टू क्या था L1/L2। E1 की वैल्यू रख दीजिए, E1 कितना है 1.02 अपॉन E2 कितना है, E2 है L1 कितना गिवन है, L1 है 67.3 अपॉन L2 है हमारे पास 82.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो यहाँ से E की वैल्यू फाइंड करेंगे तो E इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.02 इंटू 82.3 अपॉन कितना आ जाएगा 673, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएंगे 2 0, तो E इक्वल टू अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.25 वोल्ट के आसपास आएगा। तो हमारा E2 की वैल्यू निकल जाएगी, कितना आएगा जो अननोन सेल था वो आ जाएगा 1.25 वोल्ट, ठीक है। नाउ इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में गिवन है, बी पार्ट में बोला कि व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओम, जो हमने 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस जो लगा रखा है गैल्वेनोमीटर के साथ, वो हमने क्यों लगा रखा है, उसका पर्पस क्या है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर में जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट जाती है ना, वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, एक्सेसिव हीटिंग अमाउंट से क्या होता है कि वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए हमने गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लगा रखा है, टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर, हमने गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगा रखा है, गैल्वेनो, ठीक है, टू प्रोटेक्ट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर बाय एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक सीरीज रेजिस्टर लगा रखा है 600 किलो ओम का। नाउ ठीक है, अब देखिए इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में बोल रहा है कि इज द बैलेंस पॉइंट इफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस, क्या जो हमने 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है इससे बैलेंस पॉइंट हमारा इफेक्ट होगा। देखिए बैलेंस पॉइंट बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा, नो, ठीक है, नोट द बैलेंस पॉइंट इफेक्टेड नहीं होगा। क्यों? बिकॉज जो बैलेंस पॉइंट में हमारी करंट जा रही है वो ड्राइविंग सेल से जा रही है, ड्राइविंग सर्किट का जो सेल है 2 वोल्ट का, उससे हमारी करंट जा रही है सर्किट में। तो 600 किलो ओम के रजिस्टर से थोड़ा करंट जा रही है उसमें बैलेंस पॉइंट के लिए, तो इससे बैलेंस पॉइंट इफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। नाउ इसका पार्ट है डी, पार्ट नंबर डी। डी में क्या बोला है कि वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ EMF 1 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट। मतलब क्या ये मेथड तब भी काम करेगा अगर मैं जो 2 वोल्ट की बैटरी गिवन है इसमें, कि अगर मैं 2 वोल्ट की बैटरी को रिप्लेस कर दूं 1 वोल्ट से, तो क्या तब भी ये मेथड वर्क करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ये मेथड जो है वर्क नहीं करेगी, ठीक है। और ना हमें क्या मिलेगा, नो बैलेंस पॉइंट, और ना हमें इसमें क्या मिलेगा, बैलेंस पॉइंट मिलेगा। ऐसा क्यों? देखिए क्योंकि बैलेंस पॉइंट और वर्क इसलिए नहीं करेगा बिकॉज जो ड्राइविंग सेल है ना, ड्राइविंग सेल का EMF हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए दूसरे वाले सेल से, जो हम EMF की बात कर रहे हैं। तो ड्राइविंग सेल का जो EMF है, जो ड्राइविंग सेल में लगा रखा है, तो ड्राइविंग सेल का EMF, तो ड्राइविंग सेल का EMF हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर वो ज्यादा नहीं होगा, वही कम हो गया, तो फिर हमारा सर्किट प्रॉपर क्या होगा, वर्क नहीं करेगा और ना तो हमें उसका बैलेंस पॉइंट मिलेगा, ठीक। इसके बाद इसका ई वाला पार्ट है,
ई वाला पार्ट बोल रहा है कि वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एनी एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ। अगर मेरे को बहुत स्मॉल ईएमएफ फाइंड करना है तो क्या ये मेथड जो है वो वर्क करेगा। से ऑफ ऑर्डर फ्यू माइक्रोवोल्ट, अगर मुझे माइक्रोवोल्ट की रेंज का अगर ईएमएफ मुझे चाहिए होगा तो क्या मैं इस मेथड से उसको फाइंड कर सकता हूँ, और अगर नहीं तो कैसे मॉडिफाई करेंगे। तो देखिए माइक्रोवोल्ट मतलब कि बहुत कम हो जाएगा, और नॉर्मली इस केस में जो हमें बैलेंस पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट ए के क्या होगा, काफी पास मिलेगा, नियरर मिलेगा, पॉइंट ए के काफी नियरेस्ट मिलेगा जो बैलेंस पॉइंट मिलेगा। अब हमें माइक्रोवोल्ट का चाहिए होगा तो माइक्रोवोल्ट के केस में ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो माइक्रोवोल्ट के लिए हमें अगर मॉडिफाई करना है तो हमें उसके साथ पॉइंट ए के वायर के साथ सीरीज में एक रजिस्टर क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, आर कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा प्रॉपर वर्क करेगा। अदरवाइज हमें बैलेंस पॉइंट क्या होगा, ए के बहुत नियर मिलता है अगर माइक्रोवोल्ट के रेंज की बात नहीं करें तो। अब इतना कम रेंज का हमें ईएमएफ चाहिए तो उसके लिए हमें उसके साथ सीरीज में एक रजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब 23 वाले क्वेश्चन में देखिए, उसमें भी सर्किट डायग्राम बना हुआ पोटेंशियोमीटर का, और उसमें बोल रहा है कि 2 वोल्ट का पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ड्राइविंग सेल का ईएमएफ हमें गिवन है 2 वोल्ट का। अब वो बोल रहा है कि बैलेंस पॉइंट ऑफ सेल ओपन सर्किट में हमें जो मिला 67.3 मिला। ठीक है, मतलब एक इंटर रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, किसका, एक 1.5 वोल्ट की एक बैटरी है, उसका स्मॉल आर हमें फाइंड करना है पोटेंशियोमीटर का यूज करके, जिसके लिए हमें L1 जो मिला बैलेंस पॉइंट पहला 67.3 सेंटीमीटर दिया है। आफ्टर देन हमने एक रजिस्टर कनेक्ट करा कैपिटल R 9.5 ओम का, और उसके बाद सर्किट में उसके बाद बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया, मतलब कि L2 कितना हो गया 64.8 सेंटीमीटर का हो गया। तो ये हमसे बोला कि डिटरमाइन इंटर रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो हमें स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन नंबर 2 मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल R 1 माइनस क्या हो जाएगा L2 अपॉन क्या हो जाएगा L1। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला स्मॉल आर फाइंड करने का। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आएगी 9.5, 1 माइनस L2 कितना है 64.8 अपॉन L1 कितना है 76.3। ठीक है भाई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो R इक्वल टू आ जाएगा 9.5 इंटू 76.3 माइनस 64.8। तो यहाँ से R इक्वल टू कितना आएगा 9, तो यहाँ से देखिए R इक्वल टू कितना आएगा 9.5 इंटू 763 माइनस 648 अपॉन 763। तो यहाँ से R इक्वल टू पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक 0.95 अपॉन आ जाएगा 7630 इंटू इसको माइनस करेंगे 13 में से 8 5 आ जाएगा, 5 में से 4 आ जाएगा 1, 7 में 6 आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो R इक्वल टू हमारा आ जाएगा 19 इंटू 115 अपॉन कितना आएगा 1526 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करोगे तो हमारा R की वैल्यू आ जाएगी 1.6 के आसपास आएगी। तो जो R आ जाएगा हमारा 1.6 ओम आ जाएगा। ओके, तो आपको एनसीईआरटी के चैप्टर 30 के सभी न्यूमेरिकल्स इजीली समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।